तो देखो ट्रायंगल में कितने सेंटर्स होते हैं, फिर से वही बात कि सेंटर का मतलब ये नहीं उस पॉइंट से एक सर्कल मिल ही जाए। सेंटर का मतलब कुछ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक तरीके का सेंटर हम बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल में 4 टाइप्स के सेंटर होते हैं, 4 सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इन चारों को पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। ट्रायंगल में फर्स्ट सेंटर होता है सेंट्रॉइड। सेंटर नंबर 2 होता है इन सेंटर, या इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। सेंटर नंबर 2 ऑर्थो सेंटर। सेंटर नंबर 3 इन सेंटर, और सेंटर नंबर 4 सरकम सेंटर। तो ट्रायंगल के अंदर ये 4 टाइप के पॉइंट होते हैं जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, है ना। इन चारों को हम एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंट्रॉइड के बारे में सीखते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? चलो लिखो, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन लिखो। इन चारों पॉइंट्स को लिख लो पहले। फर्स्ट पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रॉइड को अंडरलाइन करो, एरो दो, उसके बारे में लिखो। लिखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ three medians of a triangle. The point of intersection of 3 medians of a triangle is called as centroid. The point of intersection of 3 medians of a triangle is called as centroid. तो सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। मीडियंस का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन निकलनी चाहिए, वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करनी चाहिए, बस। मीडियन कभी भी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर नहीं लेना है। मीडियन को कभी भी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर नहीं ले सकते। मीडियन सिर्फ किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, बस, है ना। पॉइंट ए से बीसी का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करोगे तो जो लाइन मिलेगी वो मीडियन होगी। बीडी इक्वल टू डीसी होगा। आप कोई ये ना बोले कि एडीबी और एडीसी दोनों 90 होंगे। हाँ, उन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, बट दोनों 90-90 होंगे जरूरी नहीं है। उसी तरीके से बी पॉइंट से एसी के मिड पॉइंट ई को ज्वाइन किया गया है, तो सीई और एई इक्वल होंगे। एंगल बीईसी और बीईए 90-90 नहीं होंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर पेयर एक्सियम लगेगा वहां पे। इसी तरीके से अगर सीएफ मीडियन है तो एएफ और बीएफ ये तीनों इक्वल होंगे। फिर से वही बात, सीएफ बी और सीएफ ए 90 नहीं होंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये तीनों मीडियंस हैं। मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो इन जनरल सेंट्रॉइड को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इन जनरल क्या, मोस्ट ऑफन हम सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कैसे मिलता है सेंट्रॉइड? तो ट्रायंगल में तीनों मीडियंस बनाने पे जो पॉइंट मिलता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। अच्छा, तुमने एक और चीज देखा होगा, एक वर्ड आता है कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है? अगर 3 पॉइंट्स हो और तीनों पॉइंट एक लाइन से पास कर जाए, है ना। ये मान लो फर्स्ट पॉइंट, ये मान लो सेकंड पॉइंट, और ये मान लो थर्ड पॉइंट। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन से पास कर जाए तो इन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस वाले सिचुएशन में तीनों पॉइंट से अगर एक लाइन पास कर जाए तो उन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। 2 पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर है, 2 पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन तो उनके बीच में बनी जाएगी। 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास करती है, सबको पता ही है। तो 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर है। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट 2 पॉइंट पे नहीं आता है, वो कम से कम 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स भी कोलिनियर हो सकते हैं, 4 पॉइंट भी कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको 3 पॉइंट्स चाहिए कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये होता है कोलिनियर। एक और चीज होता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है जैसे 3 लाइंस हो और ये तीनों लाइंस अगर एक पॉइंट से पास करे तो इन तीनों लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस है। लाइंस आर कॉन्करेंट।
तो डिफरेंस और इन वर्ड में डिफरेंस ध्यान रखना। ओके, अगर 3 पॉइंट्स हैं एक ही लाइन से पास कर रही है तो इन तीनों पॉइंट्स को बोलेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर 3 लाइंस हैं वो एक पॉइंट से पास कर रहा है तो लाइंस कॉन्करेंट होंगी। तो तीनों मीडियंस जो होती है वो ऑलवेज कॉन्करेंट होती है, और वो जो कॉन्करेंट वाला पॉइंट है उस पॉइंट का ही नाम होता है सेंट्रॉइड। ओके, अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी के बारे में सुनो, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे पहले तो सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो देखो, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सेंट्रॉइड सबसे पहले मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब मीडियन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, डी पे मीडियन टर्मिनेट हो रहा है। तो मीडियन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए जी अपॉन जी डी ये हुआ 2:1, है ना, ये 2:1 होता है। सिमिलरली मीडियन बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी जी अपॉन जीई ये भी 2:1 होगा, और सी जी अपॉन जी एफ ये भी 2:1 होगा। ठीक है, तो इस पे बीपीटी मिला के बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनाया जा सकता है। बीपीटी मिला के बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखो कैसे, तो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में क्या देते हैं देखो, एबीसी ट्रायंगल है, ये कोई मीडियन है मान लो, और तुमको बता रहा है कि ये पॉइंट सेंट्रॉइड है, पॉइंट जी सेंट्रॉइड है। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू बीसी। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ये पॉइंट डीई है, क्या क्या बोल रहे हैं, जी सेंट्रॉइड है और डीई पैरेलल टू बीसी है। ओके, यहां पे बोलेगा कि बी मान लो 5 सेंटीमीटर है, फाइंड करो एडी। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, तुम्हें लगेगा कि इनकम्प्लीट है, कुछ भी दिया ही नहीं है, बट आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। किसी को पता है कैसे निकाल सकते हैं, कोई निकाल सकता है इसका आंसर? ये क्वेश्चन कर सकते हो। जी सेंट्रॉइड है, डीई पैरेलल टू बीसी है, बीडी अगर 5 है, फाइंड करो एडी। कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को? देखो अगर ये इस पॉइंट को मान लिया हमने एफ है, अगर जी सेंट्रॉइड है तो क्या होगा, पहली बात तो बीपीटी के अकॉर्डिंग एडी बाई बीडी एजी बाई जी एफ होगा ना, 100। कुछ कैलकुलेशन में गलत कर दिए मंजूर। देखो यहाँ पे अगर बीपीटी लगानी है, लाइन पैरेलल है, तो एडी अपॉन बीडी एजी बाई जी एफ होगा ना। अब एजी बाई जी एफ बताओ कितना होगा, 2:1 होगा। अगर सेंट्रॉइड है तो मीडियन 2:1 पे डिवाइड होगी ना। तो एडी अपॉन बीडी मतलब x अपॉन 5 हो गया 2:1। x की वैल्यू क्या मिल गई, 10। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1 मार्कर इस पे पूछा जा सकता है। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी पता है कि वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड की, कोई मुझे बताए किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कभी भी ट्रायंगल के बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता है? किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ट्रायंगल के बाहर जा सकता है कभी भी, यस और नो? नो सर। नो, कभी नहीं जा सकता है। सेंट्रॉइड ट्रायंगल के बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। ट्रायंगल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे अक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी होता है। लेकिन इन सारे ट्रायंगल में मीडियन जो बनती है ना वो ट्रायंगल के अंदर ही होती है। कोई भी ट्रायंगल में मीडियन किसी भी पॉइंट से बनाओगे तो वो ट्रायंगल के अंदर ही होगी। तो जब मीडियन सारी की सारी ट्रायंगल के अंदर होती हैं
तो सेंट्रॉइड मतलब मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रायंगल के बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। ओके, तो किसी भी ट्रायंगल का मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है। सेंट्रॉइड always lie in the interior of given triangle। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमेशा उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई सेंट्रॉइड की। बोर्ड पे जितना भी है जल्दी से कॉपी कर लो, 5 मिनट्स में मिटाऊंगा। जब समझाऊं तो कोई लिखेगा नहीं, मैं कॉपी करने का पूरा टाइम देता हूं। ठीक है, अगर लिखोगे तो फिर वही समझ में नहीं आएगा बाद में। पॉइंट नंबर 2, ऑर्थो सेंटर। सर आपकी वो जितना शेल हो रही है। हाँ, पॉइंट नंबर 2 बनाओ, ऑर्थो सेंटर। अब ठीक है मेरी आवाज? यस सर। चलो बोर्ड पे जितना भी है सब मिटाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑर्थो सेंटर। ट्रायंगल का सेकंड सेंटर होता है। तो देख रहे हो ना, सेंटर का मतलब ये नहीं कि एक सर्कल बन ही जाए उससे। सेंटर का मतलब कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है। लिखो, डेफिनेशन लिखो ऑर्थो सेंटर की। लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 altitudes / perpendiculars / heights। Point of intersection of 3 altitudes / heights / perpendiculars of a triangle is called as orthocenter। तो इसमें 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं तीनों वर्टेक्स से, और ये तीनों परपेंडिकुलर्स जहां पे मीट करेंगे, जहां पे मीट। हाँ सर एक और बारी रिपीट कर देना। अच्छा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 altitudes / SLASH मत लिखना, ऐसे लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 altitudes / perpendiculars / heights of a triangle is called as orthocenter। ये होगी। तो यहां पे देखो, ऑर्थोसेंटर को कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दिया गया है, तो मैं इसको ओ लेता हूं। ठीक, क्या क्या है यहां पे? एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, बीई परपेंडिकुलर है एसी पे, एंड सीएफ परपेंडिकुलर है एबी पे। तो एडी, बीई और सीएफ ये तीनों लाइंस कैसी हैं? कंकरेंट हैं। एडी, बीई एंड सीएफ आर कॉन्करेंट हैं। ये लाइंस कैसी हैं? कॉन्करेंट लाइंस हैं। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ऑर्थोसेंटर भी मतलब तीनों जो हाइट्स होती है वो भी कॉन्करेंट होती है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहले तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो कि बीडी और डीसी इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बीडी और डीसी बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी होगा, दैट्स इट। बीई परपेंडिकुलर टू एसी होगा। कोई ये ना बोले कि एई और सीई इक्वल होंगे, ऐसा करोगे तो गलत। फिर सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, ए एफ और बी एफ इक्वल नहीं होंगे, वो मीडियन का काम है। एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस है, मीडियन का काम एल्टीट्यूड नहीं कर सकता, एल्टीट्यूड का काम मीडियन नहीं कर सकता। दोनों अलग अलग लाइंस हैं, अनलेस अनटिल वो ट्रायंगल स्पेशल ना हो, उस पर आएंगे थोड़ी देर के बाद।
तो किसी भी क्वेश्चन में अगर बोले इन अ ट्रायंगल AD इज मीडियन, तो कहने का मतलब BD इक्वल टू DC, बस AD को परपेंडिकुलर नहीं लोगे। और अगर बोले AD परपेंडिकुलर टू BC, तो BD इक्वल टू DC नहीं लोगे, फिर वो एल्टीट्यूड होगी। दोनों लाइंस अलग अलग होती है अनलेस अनटिल ट्रायंगल कोई स्पेशल ट्रायंगल ना हो। इस पे हम आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? प्रॉपर्टीज कुछ खास नहीं है, बट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके बारे में। पहला मेरा क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं, फिर उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर जा सकता है या कि नहीं जा सकता है? सोच के समझ के रिप्लाई करना है। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। यस सर। हो सकता है। यस कैसे? सर, अब ट्यूस ट्रायंगल में बाहर ही लाई करेगा। करेक्ट, वेरी नाइस, वंस वेरी गुड। तो हमने देखा है कि ट्रायंगल में हाइट जो होती है वो ट्रायंगल के बाहर चली जाती है। जैसे ये देखो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होते हैं उसमें ट्रायंगल की हाइट कहां होती है? ट्रायंगल के बाहर जाती है ना? A, B और C। तो क्या करना है? तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे हाइट ड्रॉ करनी है। देखो जरा, इसका ऑर्थो सेंटर हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं। रफ डायग्राम है ये मेरा, एग्जैक्ट स्केल पे नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बी से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये कर लिया। कलर चेंज करते हैं। मान लो B से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये हो गया BD, एक परपेंडिकुलर हो गया। अब A से ड्रॉ करना है BC पे, तो कोई मुझे बता दे A से BC पे ट्रायंगल के अंदर तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको BC को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये होगा हाइट। ओके। अब C से ड्रॉ करना है अगर, किस पे? AB पे, तो AB को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये तीनों परपेंडिकुलर्स इधर तो मीट करने से रहे ना, इधर तो कभी भी मीट नहीं करेंगे, देख रहे हो ना? तो पीछे बढ़ाएंगे इन परपेंडिकुलर्स को। तो इस वाले को पीछे बढ़ाया, इस वाले को पीछे बढ़ाया और इस वाले को भी पीछे बढ़ाया, तो रफ स्केल है ये हो गया ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल का। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा। और भी केसेस हो सकते हैं जहां पे ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, ऑर्थो सेंटर कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। इस फर्स्ट पॉइंट के लिए ये फिगर ड्रॉ कर लोगे। ये फिगर सबको समझ आया कैसे बना है? एक बार फिर से बना के दिखाऊं क्या? ये वाला फिगर क्लियर है? कौन सी साइड कैसे बनी है? ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसको भी हम सेकंड पॉइंट बना के नोट डाउन कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करता है, ये मुझे बताना है। सारे इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करता है? जिसको आंसर मिल जाएगा वो चैट बॉक्स में प्राइवेटली सेंड करेगा। कोई भी यहां पे चिल्ला के आंसर नहीं बताएगा, चैट बॉक्स में प्राइवेटली। मेरा क्वेश्चन है, वेयर डज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल लाई? राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करता है? जिसको आंसर मिल जाएगा वो चैट बॉक्स में प्राइवेटली सेंड कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है, वेयर डज द ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाई एट द 90 डिग्री वर्टेक्स। ये है इसका आंसर। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे लाई करता है। ठीक है, कैसे? बहुत ही सिंपल है। आंसर देखो इसका, फिर इसको जस्टिफाई करेंगे। एट द 90 डिग्री वर्टेक्स,
जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है वहां पे लाई करता है राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। कैसे भाई? देखो, ये बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, हमने अभी क्या सीखा है कि तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है? तो पहला काम एक करते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीसी पे। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीसी पे। वो ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? ए बी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना है? तीनों पॉइंट से, तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ए से तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना ए बी, तो एक परपेंडिकुलर ये हो गया। सी से परपेंडिकुलर ए बी साइड पे, तो वो सी बी साइड ऑलरेडी है, ये भी परपेंडिकुलर खुद हो गया। अब दोनों परपेंडिकुलर अगर पॉइंट बी पे मीट कर गया, और बी से तो हम तीसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट्स क्या क्या होगी? ए बी, सी बी और बी डी, तीनों पॉइंट बी से तो पास कर रही है ना, तो बी हो गया ऑर्थो सेंटर। यस और नो? यस सर। तो ये आंसर लिख लोगे। आई होप सबको क्लियर है। तो ऑर्थो सेंटर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कॉपी कर लो, बोर्ड पे जितना भी है, 5 मिनट्स का टाइम देता हूं मैं, जितना भी है कॉपी कर लो, सब मिटाएंगे। थर्ड पॉइंट इन सेंटर, ठीक है? इन सेंटर, देखो इन सेंटर को समझने से पहले, इन सेंटर को समझने से पहले हमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझना है। ऐसे कुछ बच्चों को तो पता होता है ये चीज, उन्होंने सर्कल पढ़ लिया है, बट कुछ बच्चे हैं मेरे यहाँ पे जिनको सर्कल मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। ओके, ठीक है तनिष्का, दे दूंगा, डोंट वरी। देखो कुछ बच्चे हैं मेरे यहाँ पे जिनको मैंने सर्कल्स अभी नहीं पढ़ाया है, तो उनके लिए मैं 5 मिनट्स में टेंजेंट क्या होता है वो बता देता हूं, ठीक है? टेंजेंट के बिना ये इन सेंटर और सर्कम सेंटर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। तो पहले टेंजेंट समझ लो क्या होते हैं, टेंजेंट्स क्या होते हैं वो समझो। देखो एक सर्कल होता है, सर्कल तो सबको पता है, और एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो टेंजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? हमें एक्चुअली में इस सर्कल का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, सर्कल का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है? तो कितने इंटरसेक्शंस हो सकते हैं? मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि सर्कल को ये लाइन इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करना बोलते हैं इसको। इंटरसेक्ट करने में लाइन सर्कल को मैक्सिमम 2 प्लेसेस पे, 2 डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर सकता है या कट कर सकता है। ओके, तो ये सिचुएशन जो होती है, इसमें हम इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। ये सीकेंट है। ये कुछ हद तक कॉर्ड के जैसा होता है। कॉर्ड में क्या होता है? सरकमफेरेंस से 2 पॉइंट ज्वाइन करके ये होता है कॉर्ड, और कॉर्ड अगर दोनों साइड से या एक साइड से एक्सटेंडेड हो तो इसको सीकेंट बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब टेंजेंट क्या होती है? तो देखो ये जो पहला वाला सीकेंट मैंने बनाया है, इस सीकेंट वाले सिचुएशन में क्या करो, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ए और बी का जो गैप देख रहे हो ना, उसको छोटा करते जाओ, ए और बी के गैप को छोटा करते जाओ। तो यहां पे ए और बी है, इसके गैप को छोटा करोगे मतलब लाइन को नीचे की तरफ शिफ्ट करो, राइट साइड की तरफ शिफ्ट करो। तो ये ए और बी न्यू पोजीशन पे, फिर ये ए और ये बी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ए और बी क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। ए और बी का गैप अगर हम छोटा करते जाएं तो एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी जहां पे ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। वो जो सिचुएशन होगा, तो उस लाइन को उस टाइम पे हम बोलेंगे ये टेंजेंट है। तो कहने का मतलब टेंजेंट और सर्कल के बीच में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके आगे निकल जाए, डिफरेंस है टच करना और कट करने में, ठीक है? ये जो सिचुएशन है वो लाइंस ने क्या किया है, कट किया है सर्कल को या इंटरसेक्ट किया है, और इस सिचुएशन में लाइन ने सर्कल को टच किया है। टच करना मतलब अंदर नहीं जाएगा, वो लाइन का कोई भी पार्ट सर्कल के अंदर नहीं होगा, या सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा और बाहर चला जाएगा। तो जो टच करने वाला कॉन्सेप्ट है ये टेंजेंट होता है।
ठीक है, तो लाइन और सर्कल में अगर सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसका भी नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो कॉमन पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये होता है टेंजेंट। टेंजेंट और सर्कल में क्या होता है, लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इस पॉइंट की, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मान लो ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। पहला ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सर्कल में कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सर्कल में अगर पॉइंट सर्कल के इंटीरियर पार्ट में हो तो एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि यहां से कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते इस पॉइंट P से पासिंग थ्रू जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे। कैसी भी लाइन बनाओगे तो वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर लेगी। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के इंटरनल पार्ट में हो, इंटीरियर में हो, तो एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते। अगर कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो तो यूनिक टेंजेंट, सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं। इस पॉइंट से पास करने वाला सिर्फ एक लाइन हो सकता है। ऐसे तो इस पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे लाइंस होंगे, बट वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर लेंगे। टच करने वाला सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है। कोई पॉइंट अगर सर्कल के आउटसाइड हो तो वहां से हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं। ये टेंजेंट्स ए और बी तक हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही हैं। तो इस केस में टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, पी ए और पी बी इक्वल होता है। तो ये सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। जिन बच्चों को सर्कल नहीं पढ़ाया उनका हम ट्यूसडे को सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी हमें बहुत जरूरत है इन सेंटर और ये सब समझने के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछ सकते हो, नहीं तो इसको रफ में जितना भी नोट करना चाहते हो कर लो। डेफिनेशन लिखो इन सेंटर की, लिखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर की डेफिनेशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ three angle bisectors of a triangle, the point of intersection of three angle bisectors of a triangle is called as incenter. The point of intersection of three angle bisectors of a triangle is called as incenter. तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं। तीनों एंगल का बाइसेक्टर तो बन ही सकता है, तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर तो बन ही सकता है। तो ये तीनों लाइन जो होती है ना एंगल बाइसेक्टर, ये भी कॉन्करेंट होती है, ए बी सी। देखो पहला एंगल बाइसेक्टर मान लिया हमने इस तरीके से बनाया है एंगल बाइसेक्टर, दूसरा एंगल बाइसेक्टर मान लिया हमने इस तरीके से बनाया है, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर मान लिया ये वाला है। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट से पास करती हैं। कॉन्करेंट हमने थोड़ी देर पहले सीखा है। यहां पे एडी, बीई और सीएफ, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब लिखना बंद करोगे, ठीक है, डेफिनेशन लिख के बस बोर्ड पे देखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of three angle bisectors of triangle। आगे देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी से पहले ये समझ लो, मैं बार बार बता रहा हूं उस चीज को, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो कोई भी ये नहीं बोलेगा एडी परपेंडिकुलर होगा बीसी पे, बिल्कुल भी नहीं होगा। बीडी डीसी इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी इक्वल होंगे। उसी तरीके से एंगल ए बीई और सी बीई ये दोनों इक्वल होंगे। बीई एसी पे परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं होगा, एई और सीई इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मीडियन इन मीडियन एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड तीनों को मिक्स नहीं करोगे, तीनों अलग अलग लाइंस हैं, ठीक है, अगर वो ट्रायंगल स्पेशल ना हो तो इन सेंटर जो होते हैं
वो क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एक एक प्रॉपर्टीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे। इन सेंटर जो पॉइंट होता है ना, जो इन सेंटर पॉइंट होता है, वो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है, इन सेंटर जो आई पॉइंट होता है, मैं यहां पे लिखता हूं, कोई लिखेगा नहीं, बस समझना है, अदरवाइज समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट, इन सेंटर इज equidistant from all 3 sides of a triangle। आई पॉइंट जो है वो ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। साइड से इक्वल डिस्टेंस, तो एक चीज तुम्हारे माइंड में आ रही होगी कि ये पॉइंट इस लाइन से और इस लाइन से अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्या मतलब हुआ, कौन सा डिस्टेंस मेजर करना है? तो पॉइंट का डिस्टेंस साइड से हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर करना है। तो ये डिस्टेंस इक्वल है। अगर एक लाइन और बना दिया जाए, ये मान लो एक तीसरा लाइन भी बना दिया जाए, ट्रायंगल ही बना ले पूरा, तो ये वाला भी इक्वल होगा। ये पॉइंट हमारा इन सेंटर है। अब इस पॉइंट का तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलरली मेजर करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलरली डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो ये पॉइंट इस तरीके से तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दीज 3 लाइंस विल बी इक्वल, ये मतलब है। अब देखो, अगर ये पॉइंट हम सेंटर मान ले, पॉइंट आई अगर हम सेंटर मान ले, है ना, और ये जो ब्लैक से मैं अभी कट लगा रहा हूं, ये फर्स्ट कट, ये सेकंड कट और ये थर्ड कट, अगर इस पॉइंट को हम सेंटर मान ले, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मान ले और इन तीनों ब्लैक से जो कट लगे हैं क्योंकि इक्वल है, तो इनको अगर हम रेडियस मान ले, तो क्या होगा, एक सर्कल हम इस तरीके से बना सकते हैं। यस और नो? यस सर। इस सर्कल का नाम होता है इन सर्कल, ये इन सर्कल है। ओके, इस सर्कल का नाम क्या है? इन सर्कल है। तो हर एक ट्रायंगल के लिए एक इन सर्कल गारंटी के साथ बन जाएगी, हर एक ट्रायंगल के लिए एक इन सर्कल पक्का बनेगा। तो इस सर्कल का नाम है इन सर्कल। तुम्हें ज्योमेट्री में, मतलब सर्कल्स जब पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगे जहां पे ये फिगर हमको दिखेगा, उसकी प्रॉपर्टीज हमको कुछ भी नहीं पता है। तो अब तुम उन क्वेश्चंस को नए अप्रोच के साथ जब जाओगे करने तो बहुत इंटरेस्ट बनेगा। समझ रहे हो? ऐसा फिगर जिन्होंने सर्कल किया होगा उनको पता है, हमारे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा है, शायद क्वेश्चन नंबर 8 या 10, मुझे नंबर याद नहीं रहता है। तो एक क्वेश्चन जिन्होंने सर्कल पढ़ लिया है उनको पक्का याद है कि एक क्वेश्चन हमारे सर्कल के एक्सरसाइज में भी है जो ऐसा ही फिगर को लेके है। ठीक है, तो अब जब जाओगे ना इन क्वेश्चंस को करने तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसके सारी प्रॉपर्टीज तुमको पता है, कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं लिखोगे, और हर चीज लिखोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो इस सर्कल का नाम है इन सर्कल। इस पॉइंट को जिसको हम सेंटर बोल रहे थे, इसका नाम होगा अब इन सेंटर। और ये जो रेडियस हम बोल रहे थे इसका नाम होगा, और इस पॉइंट को जिसको हम रेडियस बोल रहे थे इसका अब नया नाम होगा इन रेडियस। बोलो ये क्लियर? यस सर। तो अब देखो इसका फिगर बनाते हैं मेन फिगर में, ये तो हमने समझाने के लिए किया था। क्या करोगे, अगर तुम्हें मान लो कोई ट्रायंगल दे दिया है और उस ट्रायंगल का इन सर्कल बनाना है, हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इन सर्कल कैसे बनाते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए, एक्चुअली हम बना के देखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो सच है, सही है। तो इस पॉइंट से क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे ऐसे, इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, और इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे। अब इस पॉइंट को सेंटर लेके और इन तीनों पॉइंट्स को लेके एक सर्कल बनाएंगे ऐसी,
ठीक है, तो ये फिगर हमको नहीं बनाना, ये तो समझाने के लिए किया था। ये है हमारा इन सर्कल, इस आई पॉइंट का नाम है इन सेंटर। ये जो परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं इनका नाम है इन रेडियस। अभी लिखोगे नहीं, रुक जाओ, पहले पूरा समझा देने दो, सारी प्रॉपर्टीज पहले समझ लोगे, उसके बाद एक साथ लिखोगे। और देखो, तो ये हमारा इन सेंटर, इन सर्कल और इन रेडियस, ये तीन वर्ड क्लियर हो गए। अब देखो ये क्या होता है ऐसे सिचुएशंस में, जो साइड्स होती है ना ट्रायंगल की, वो सर्कल के लिए क्या बन जाती है बताओ? सर टैंजेंट। टैंजेंट्स बन जाती है। वेरी नाइस। इस सिचुएशन में, क्योंकि टैंजेंट क्यों बन जाती है, गौर से सुनो, आई तो सेंटर है, और ये जो परपेंडिकुलर मान लो हमने क्या क्या ड्रॉ किया, इसको P मान लेते हैं, इस परपेंडिकुलर को, इस परपेंडिकुलर को Q मान लेते हैं, हम सब लिखेंगे, और इस पॉइंट को R मान लेते हैं। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो हमने क्या किया, आईपी फिगर देखना, परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया है, IQ परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ किया है, IR परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया है। ओके, तो ये सारे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, टेकिंग IP इक्वल टू IQ इक्वल टू IR इक्वल टू स्मॉल r and I as center, draw a circle passing through, draw a circle passing through P, Q and R. This circle is called as in circle. बाकी पॉइंट्स यहां पे लिख दिए मैंने, इन सेंटर, इन रेडियस क्या होते हैं, इन सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस सर्कल के लिए जो साइड्स होगी ट्रायंगल की, फॉर दिस सर्कल the sides of triangle will act as tangents. क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि देखो ये सेंटर है, आई पॉइंट सेंटर है, आई आर को रेडियस मान ले, तो रेडियस पे 90 डिग्री बन रहा है, देख रहे हो ना, कहने का मतलब ए बी टेंजेंट होना चाहिए। ओके, उसी तरीके से आई अगर सेंटर है और आईपी हमारा स्मॉल आर रेडियस है, ये रेडियस है और बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है रेडियस पे, तो वो टेंजेंट होनी चाहिए। इसी तरीके से आईक्यू भी हमारा स्मॉल आर है और एसी परपेंडिकुलर है, तो एसी को टेंजेंट बोल सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, कोई भी मुझे ये सोच के समझ के रिप्लाई कर दे, क्या किसी ट्रायंगल का इन सेंटर ट्रायंगल के बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता है? क्या किसी ट्रायंगल का इन सेंटर ट्रायंगल के बाहर जा सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं जा सकता। परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रायंगल में एंगल जब ट्रायंगल के बाहर नहीं जा सकता, तो एंगल का बाइसेक्टर तो ट्रायंगल के बाहर कभी भी नहीं जाएगा। कोई भी ट्रायंगल बना लोगे, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा, चाहे वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो या राइट ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, कोई भी ट्रायंगल हो, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। इन सेंटर always lie in the interior of the given triangle. चलो ये भी कंप्लीट हुआ, कॉपी करो इन सबको जल्दी से, जितना भी बोर्ड पे है अच्छे से कॉपी कर लो, मैं 10 मिनट्स का टाइम देता हूं। पॉइंट नंबर 4,
सरकम सेंटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सेंटर के जैसा, क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन हमको कई बार मिलेगा। फोर्थ पॉइंट हेडिंग बनाओ सरकम सेंटर। फोर्थ पॉइंट सरकम सेंटर। लिखो डेफिनेशन, लिखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री perpendicular bisectors of sides of a triangle, the point of intersection of three perpendicular bisectors of sides of a triangle, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सबको आता है ना बनाने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने सबको आता है? Yes. हाफ से मोर देन की आर्क लेके बी पे रखते हैं, हाफ से मोर देन की आर्क एक ऊपर और एक नीचे, सी से रख के इन आर्क्स को कट कर लेते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, पता नहीं किसी को पता है, किसी को मालूम है मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, बी और सी के रेस्पेक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है, किसी को पता है? सबको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहे थे। हैं? वो तो है ही, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये बीपी और ये बीसी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और भी दूसरा पॉइंट ये क्यू ले लिया तो बी क्यू और सी क्यू इक्वल डिस्टेंस पे होगा, नीचे कोई पॉइंट आर ले लिया तो बी आर और सी आर ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। बहुत ऊपर जाके 50 किलोमीटर ऊपर जाके कोई पॉइंट एम ले लिया तो बी एम और सी एम इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पे हमें कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी को डील करनी है, देखो ध्यान से। तो पहले सरकम सेंटर फाइंड कर लेते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सरकम सेंटर को पहले लोकेट कर लेते हैं। देखो ये हमारा ट्रायंगल है, ये रफ फिगर समझ लो, मेन फिगर को गंदा करना नहीं चाहते। एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बीसी को हाफ से मोर देन की आर्क लेके ऊपर नीचे कट, ये हो गया बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जरूरी नहीं है कि पॉइंट ए से पास करे, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ए से पास करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। फिर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट बी से पास करे ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर ये दोनों लाइन यहां से पास कर गई तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से पास करेगा, इसकी फुल गारंटी है। तो ये कुछ ऐसा लाइन मान लो बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, मैं इनको नाम लेता हूं। ये मान लो एल है, ये मान लो एम है और ये मान लो एन है। ओके, एल एम और एन। अब समझो इनकी प्रॉपर्टीज को, यही प्रॉपर्टी यूज करो, कौन सी?
कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले सारे पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं। ओके, तो यहां देखो एल जो लाइन है वो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके बारे में सोचो। मान लो ये पॉइंट हम सी लेते हैं, सी तो ले चुके हैं, मान लो इस पॉइंट को हम कैपिटल पी लेते हैं, जस्ट इमेजिन। अब कैपिटल पी जो पॉइंट है वो तो एल पे लाई कर रहा है, सबको दिख रहा है ना। तो अगर ये एल पे लाई कर रहा है तो पी विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। कहने का मतलब बीपी इक्वल टू सीपी होगा, फर्स्ट इक्वेशन। अभी बीपी सीपी ज्वाइन नहीं किया है, करेंगे थोड़ी देर में। अगर P B और C से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कि P जो होगा वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब अगर ऐसा होगा तो ये देखो BP और CP इक्वल होंगे ना, फिर इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब देखो P तो इस पे भी लाई कर रहा है M पे, P तो M पे भी लाई कर रहा है ना, तो P विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AC भी तो होगा, क्योंकि P AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है। तो P क्या होगा, A से और C से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि वो AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। अब P N स्मॉल n पे भी लाई करता है, तो P क्या होगा, A और B से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो AP इक्वल टू BP ऐसा भी होगा। अब इन तीनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करोगे ना तो रिजल्ट तुमको मिलेगा AP इक्वल टू BP इक्वल टू CP। तो ये कहने का मतलब हुआ कि सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। AP BP CP इक्वल का क्या मतलब, पॉइंट P A B और C ABC वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है सरकम सेंटर। अगर ऐसा होगा तो A से P ज्वाइन करके, B से P ज्वाइन करके, C से P ज्वाइन करके पॉइंट P को सेंटर और इन तीनों रेड वाली डिस्टेंसेस को रेडियस लेकर हम एक ऐसी सर्कल बना सकते हैं। यस और नो? यस तो इस सर्कल का नाम होगा सरकम सर्कल, इस सर्कल का नाम होगा सरकम सर्कल, पॉइंट P का नाम होगा सरकम सेंटर, जो डेफिनेशन ही है। पॉइंट P का नाम होगा सरकम सेंटर, और ये जो रेड से कट लगा के डिस्टेंसेस बनाए थे इनका नाम होगा सरकम रेडियस। इनका नाम क्या होगा, सरकम रेडियस। ठीक है, कोई परेशानी किसी को, कोई कंफ्यूजन? फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नो सर। चलो तो मेन फिगर में देख लो पहले। मेन फिगर में आई डोंट थिंक मैं इतना अच्छा फिगर बना पाऊंगा, रफ फिगर ही बहुत अच्छा बन गया है। तो एक काम करो ना, इसी फिगर को ड्रॉ कर लो और ये गिवन जो है इधर साइड में वो भी नोट डाउन कर लो। इसमें क्योंकि ट्रायंगल बहुत बड़ा हो गया है तो ये सर्कल आई डोंट थिंक मैं अच्छा सा बना पाऊंगा, नहीं बनेगा, अच्छा फील नहीं आएगा। तो इसी फिगर को बना लो, छोटे वाले फिगर को ही बना लो, इसी वाले को, यही मेन फिगर बना लो। और ये साइड में जो लिखा है वो भी लिख लोगे, ये वाला, यही तो बेस है, इसके बिना तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। इन सबको भी नोट डाउन कर लोगे, इस वाले को हटा दो। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। स्पेशल केस में क्या होता है, जैसे इन सबको अगर हटाया जाए, नोट करके लिख लेना, इन केस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन केस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होता है तो उस केस में क्या होता है, हमने कई जगह पे इसको यूज भी किया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर सारे कोइंसाइड करते हैं, एक ही लाइन होती है। जैसे मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तो एबीसी ट्रायंगल में अगर हम AB मीडियन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर भी हो जाती है और एंगल भी बाइसेक्ट कर लेती है, तो एक ही लाइन से हमारा 3 काम हो जाता है। कब होता है ऐसा, जब ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है तब। तो इक्विलैटरल के केस में
जो सेंट्रॉइड होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो इन सेंटर होता है, एंड सरकम सेंटर होता है, ये चारों पॉइंट्स क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ये सारे पॉइंट्स कोइंसाइड होते हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो इसका ध्यान रखोगे। इक्विलैटरल के केस में ये सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे होते हैं, मतलब इसी पॉइंट से हम ये वाली सर्कल भी बना लेते हैं सेंटर लेके, और इसी पॉइंट से हम ये वाली सर्कल भी बना लेते हैं। दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक होती है वो अलग बात है, रेडियस इनका अलग अलग, सेंटर इनका सेम पॉइंट पे होता है। तो ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो एक स्पेशल केस है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, यहां तक नोट डाउन कर लो। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इन प्रॉपर्टीज पे, और फिर आगे देखेंगे फिर क्या करना है। इतना कॉपी करो जल्दी से। तो देखो यहां तक करने के बाद हम ना कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे इसमें हमको। हाँ, आपकी आवाज। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला, एक थ्योरम की हेडिंग बनाओ, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और नोट डाउन करो मेरे साथ साथ। इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एंगल बिटवीन chord and tangent of a circle is equal to the angle made by the chord in its alternate segment. The angle between chord and tangent of a circle is equal to the angle made by the chord in its alternate segment. ये इसका स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, और ये अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन, सर्कल में ऐसे ऐसे फिगर्स बन के क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर 3 मार्कर, ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे एक टेंजेंट होता है, ये एंगल दिया होता है 60, और ये एंगल पूछते हैं अजीबोगरीब तरीके से, ये एंगल पूछते हैं, ये बताओ तो ये बताओ, ऐसे ऐसे करके पूछते हैं। तो इन टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ इस थ्योरम से हो जाते हैं बहुत इजीली। ठीक, तो देखो इस थ्योरम क्या है, और इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है ना। जब सर्कल की वर्कशीट डिस्कस करेंगे तो इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो इसको, एंगल बिटवीन chord and tangent of a circle is equal to the angle made by the chord in its alternate segment। तो alternate segment का क्या मतलब है, जैसे मान लिया ये हमारी सर्कल है, ये मान लिया हमारी सर्कल है, थोड़ा फिगर मैंने बड़ा बनाया है ताकि एग्जैक्ट फीलिंग आए। ये मान लिया हमारा एक कॉर्ड है, ठीक, तो ये सर्कल है और ये कॉर्ड है। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने ब्लैक से ये एक पॉइंट मार्क किया है इस सेगमेंट में। सेगमेंट क्या होता है सबको पता ही होगा, सेगमेंट होता है रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ये रीजन होता है सेगमेंट का। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक रीजन है कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का। तो ये देखो ए बी कॉर्ड है और उसके नीचे एक आर्क है ना, तो ये जो डॉट मैंने लगाया है वो नीचे वाले सेगमेंट में लगाया है। तो इस सेगमेंट का ऑल्टरनेट कौन सा सेगमेंट होगा, ये क्रॉस। क्रॉस जो पूरा बड़ा सा है, ये पूरा का पूरा रीजन, वो इसके लिए ऑल्टरनेट सेगमेंट है। और क्रॉस के लिए ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, डॉट वाला सेगमेंट, क्योंकि दो ही सेगमेंट है, एक माइनर है एक मेजर है ना। तो ऑल्टरनेट मतलब उसके अपोजिट वाला सेगमेंट।
तो ये थ्योरम कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट का मीनिंग मालूम चल चुका है। अब देखो ये हमारा ए बी है। अब क्या है इसमें, द एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड द टेंजेंट, कॉर्ड एंड द टेंजेंट। तो पॉइंट ए से पासिंग थ्रू एक टेंजेंट बना लेते हैं, पॉइंट ए या पॉइंट बी कहीं से भी पासिंग थ्रू, तो एक तो लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पे पासिंग थ्रू एक टेंजेंट बनाते हैं, पॉइंट ए से पासिंग थ्रू एक टेंजेंट बनाते हैं इस तरीके से। आई होप मैं अच्छा फिगर बना पाऊंगा। ये जो टेंजेंट है पॉइंट ए से पास कर रहा है, कहने का मतलब ए क्या होगा फिर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, है ना, ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो एंगल है ये वाला, इस टेंजेंट का पूरा नाम एक्स वाई ले लेते हैं मान लिया, ठीक। तो ये जो एंगल है ना ये वाला, वो बी ए वाई, ये जो एंगल है वो किसके बीच में है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में है। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, ये एंगल, इसके बारे में बात हो रही है, द एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज, तो ये एंगल इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन इट्स ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो नीचे वाला एंगल है बी ए वाई, ये जिस भी सेगमेंट को यूज कर रहा है उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट तो ऊपर वाला होगा। तो इस कॉर्ड का एंगल इस पूरे सेगमेंट में कहीं पे भी पॉइंट लेके बना सकते हैं। मान लो ये हमने ले लिया, और ये ले लिया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। वो वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये दोनों डॉट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। थ्योरम क्लियर बोलो। यस। ये पॉइंट Yes, सी हम sir. कहीं भी ले सकते हैं, ये पॉइंट सी हम कहीं भी ले सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ए बी है, ये टेंजेंट हो गया, तो हम ये जो पॉइंट सी इधर ले रहे हैं ना, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, डी पे इधर भी ले सकते हैं। अब तुम कहोगे ये एक एंगल इतने सारे एंगल्स की इक्वल कैसे होगा, तो 9th में एक और थ्योरम पढ़ा था, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये रेड वाले जितने भी एंगल है ना, ये सारे सेम सेगमेंट के एंगल हैं, तीनों इक्वल होंगे, पता है ना। तो पॉइंट सी हम कहीं भी ले सकते हैं, हर चीज का कनेक्शन है, हर चीज का लिंक है। तो नीचे वाला एंगल जो है बी ए वाई, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है ए सी बी के। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत ही छोटा सा थ्योरम है, बहुत ही इसका एडवांस्ड एप्लीकेशन है। देखते रहना। गिवन इस सर्कल में हमने सेंटर मान लिया पॉइंट ओ को, ये मान लिया सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ। इन सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर, AB is a chord, AB is a chord and XY is a tangent, XY is a tangent at point A, XY tangent है point A पे। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल BAY, BAY इज इक्वल टू एंगल ACB, ACB, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ग्रीन से कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंटर से हम ए को और सेंटर से बी को ज्वाइन करते हैं, बस ये हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी हमने ज्वाइन कर लिया। प्रूविंग 4 लाइन की प्रूविंग है, देखते रहो। हमने क्या कर लिया, बी ए वाई को थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को मान लिया थीटा, एंगल बी ए वाई इक्वल टू थीटा लेट। तो अब हमारे लिए टू प्रूफ क्या बन गया, ये हमारे माइंड में चल रहा है कि अब हमको एंगल ए सी बी को भी थीटा करना पड़ेगा। हमने अगर इस एंगल को थीटा मान लिया, इसको भी थीटा प्रूफ कर दे तो काम हो जाएगा ना। अब ए सी बी को थीटा करना है हमको, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आगे, सबसे पहले ओ ए रेडियस है, सबको दिख रहा है ओ ए रेडियस, और एक्स वाई टेंजेंट है। एज
OA is radius and XY is tangent at point A, तो OA जो होगा that will be perpendicular to the tangent XY, क्योंकि ये दोनों पॉइंट A से पास कर रहे हैं, पॉइंट A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो OA परपेंडिकुलर हो गया XY पे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया मतलब एंगल OAY, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 90 डिग्री। ओके, एंगल OAY 90 हो गया, तो कोई मुझे एंगल OAB बता सकता है? बता सकता है कोई? वो भी 90। OAB भी 90? यस सर। यस नहीं सर। सर, वो 45 होगा। 45, फिर लगे ना अपने मन से कुछ भी करने। 45 कैसे होगा? किसी ने बोला एंगल बाइसेक्टर है? सर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। किसी ने बोला है क्या कि AB एंगल बाइसेक्टर है OAY का? कहीं पे भी किसी ने बोला है? तुम लोग अपने मन से लेना बंद नहीं करोगे? तो एंगल OAB कितना हो गया 90 माइनस थीटा। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस वाले एंगल की बात हो रही है, 90 माइनस थीटा। जब तक कुछ भी बोला ना जाए या क्वेश्चन में दिया ना जाए, अपने मन से कंसीडर करोगे तो जीरो मिलेगा, जीरो। 10th में हो, बच्चे नहीं हो, 7th 8th के बच्चों जैसी गलतियां करते हो। अब देखो OA रेडियस है, OB भी रेडियस है ना? OA और OB दोनों रेडियस है। आगे एज OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस, कोई मुझे एंगल OBA की वैल्यू बता सकता है? 90 माइनस थीटा। परफेक्ट। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। वेरी नाइस। अब इन ट्रायंगल AOB, ये एंगल हमको मालूम चल चुका है, ये एंगल मालूम चल चुका है। कोई मुझे एंगल AOB बता सकता है एंगल सम लगा के? जल्दी से करो, एंगल AOB की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके कोई बता सकता है? थीटा के टर्म्स में। 2 थीटा। 2 थीटा। कौन बोला ये? सर सामने। बहुत बढ़िया, 2 थीटा। ये एंगल हो गया 2 थीटा। एंगल सम लगाने आया सबको कि नहीं आया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने आया सबको? यहां देखो कैसे लिखोगे, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एंगल O इक्वल टू 180। ये 90 90 180 इसको खा गया, ये थीटा थीटा दोनों माइनस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा। तो एंगल AOB मिल गया 2 थीटा। परफेक्ट। अब लास्ट की लाइन, क्लास 9th में तो पढ़ा था, पता नहीं कितने को याद है कि एंगल ACB जो होगा इसका डबल अगर करे तो सेंटर पे एंगल AOB मिलता है। कितनों को याद है? मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि 9th में तुम लोगों ने कैसे पढ़ा है ये बताओ जरा, किसी को याद है ये? द एंगल मेड बाय द कॉर्ड और आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय दैट सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। किसको किसको याद है? यस। तो एंगल AOB क्या होगा? डबल होगा ACB का। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे को याद है। एंगल ACB। वेरी गुड। एंगल ACB इज हाफ एंगल AOB, तो ये हो गया 1/2 ऑफ 2 थीटा, मतलब थीटा। सो अगर ऐसा करें, इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन माने और इस वाले को सेकंड इक्वेशन माने, एंगल ACB इक्वल टू थीटा, सो एंगल BAY इक्वल टू एंगल ACB, यही हमको प्रूव करना था। सबको क्लियर ये थ्योरम? ये थ्योरम सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कॉपी करो। इसका हेडिंग बनाओगे टैंजेंट सीकेंट रिलेशन। टैंजेंट सीकेंट रिलेशन।
टेंजेंट सीकेंट रिलेशन, ये भी एक थ्योरम ही है, बट क्या है ना, अच्छा जो मैंने दो अभी थ्योरम्स कराए हैं, एक तुम्हारा कराया है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और ये कराया है टेंजेंट सीकेंट रिलेशन, तो इन दोनों पे दो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन में जो हमको करने हैं। बिना सेंटर यूज किए सर्कल में टेंजेंट कैसे बनाते हैं, तो उसमें ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं दो क्वेश्चंस के लिए। ठीक, तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में तो वही क्वेश्चन है जिसमें सर्कल का सेंटर यूज करके टेंजेंट बनाना है, बट सर्कल का सेंटर बिना यूज किए अगर टेंजेंट बनाना पड़े तो वो हॉट्स कॉन्सेप्ट है, हॉट्स क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को वो दोनों क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। बेसिक वाले बच्चों को तो बिना सेंटर यूज किए टेंजेंट ड्रॉ करना नहीं आएगा, बट स्टैंडर्ड वाले बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो दो सिचुएशन हो सकती है सर्कल में टेंजेंट बनाने के लिए। एक तो ये हो सकती है कि सर्कमफेरेंस पे पॉइंट हो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनाओगे बिना सेंटर को यूज किए। पहला केस ये होगा, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज करके होता है, इसीलिए हमने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम प्रूव किया है ताकि हम ये कंस्ट्रक्शन कर पाए। ये हॉट्स में आता है, कंस्ट्रक्शन में मैं करवा दूंगा सबको। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है तो हम टेंजेंट्स कैसे बनाते हैं बिना सेंटर यूज किए, तो ये होता है तुम्हारा टेंजेंट सीकेंट रिलेशन से, इस वाले से। इसीलिए हम ये थ्योरम भी कर लेते हैं ताकि ये दोनों हॉट्स वाले क्वेश्चन हम आसानी से कर पाए जब कंस्ट्रक्शन पढ़े तब। कंस्ट्रक्शन में भी एक दिन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखो टेंजेंट सीकेंट रिलेशन क्या होता है। टेंजेंट और सीकेंट दोनों हम समझ चुके हैं। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, और सीकेंट सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है या कट करता है। तो देखोगे इसका फिगर पहले बनाते हैं। ये मान लिया हमारी सर्कल, एक बनाएंगे टेंजेंट एक बनाएंगे सीकेंट, और ये वाला मैं करने को दूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इसका कुछ नहीं बताऊंगा, कोई भी हिंट कुछ नहीं मिलेगा। जो जो कर लेगा उसकी छुट्टी होगी और जो नहीं करेगा वो बैठा रहेगा मेरे साथ 11 12 1 2 3 जब तक मर्जी तुम्हारी। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट T है, ये पॉइंट मान लिया A है, ये पॉइंट मान लिया B है। तो इस क्वेश्चन में PT क्या है, हमारा टेंजेंट है, PAB क्या है, सीकेंट है। तो टेंजेंट सीकेंट रिलेशन जो होता है वो होता है PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, ये हमको प्रूव करना है। चलो करो उस क्वेश्चन को। ये हमको प्रूव करना है PA मल्टीप्लाइड बाई PB इक्वल टू PT स्क्वायर। मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, ठीक है। सारे इसको अच्छे से, जितना अभी पढ़ाया ना उसी पे हो जाएगा, ध्यान रखो। जितना मैंने अभी कराया है उतने ही पे हो जाएगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। जितना हमने आज पढ़ा है उतने से हो जाएगा। अगर हमको PT स्क्वायर चाहिए तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए? पहली सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए PT अपॉन समथिंग हो और फिर समथिंग अपॉन PT हो, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके PT स्क्वायर आता है। और दूसरी सिचुएशन समथिंग अपॉन PT और फिर PT अपॉन समथिंग हो, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके PT स्क्वायर आता है ना। ये हम कब लिखते हैं? जब करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल करते हैं। कहने का मतलब दो ट्रायंगल्स ऐसे ढूंढने हैं जहां पे PT डिफरेंट साइड्स हो। दो ट्रायंगल्स ऐसे बनाओ जिनमें PT साइड मिले। तो इसके लिए हमने T से A मिला लिया, PAT पहला ट्रायंगल हो गया, और T से B मिला लिया, PTB दूसरा ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे बोलो? ये कब आता है? साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल कब होता है? सिमिलर। सिमिलर, वेरी नाइस। तो ट्रायंगल PTA और PTB को क्या करना है? सिमिलर करना है ना। तो देखो दो लाइन का था ये, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज करके होता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था सबसे हो जाएगा। ज्वाइन करोगे किसको किसको? TA एंड TB। प्रूविंग देखो, इन ट्रायंगल TPA एंड ट्रायंगल TPB
सबसे पहला तो एंगल पी कॉमन दिख ही रहा होगा, और ये वाला एंगल देखो कॉर्ड एटी और टेंजेंट पीटी इसके बीच में बना है, तो ये एंगल कितना होगा, इस एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एंगल पीटीए इक्वल टू एंगल टीबीपी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जस्ट पढ़ा है। तो ट्रायंगल क्या हो गया, टीपीए इज सिमिलर टू, अब नाम सही से लिखेंगे, एंगल पी के इक्वल, तो पी बीच में रहेगा, एंगल टी फर्स्ट ट्रायंगल में, तो एंगल बी, ये हो गया बी पी टी, एंगल से ट्रायंगल हो गए सिमिलर, साइड्स का रेशियो इक्वेट करो, तो जहां से पीटी साइड मिलेगी उसी को लेंगे बस, टीपी अपॉन बीपी इक्वल टू, पीटी फिर फर्स्ट और लास्ट को लेके मिलेगा, तो एपी अपॉन पीटी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी, ये हो गया प्रूव्ड। इससे सिंपल क्या हो सकता है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक बार फिर से सुन लो, हम दो कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन में हम बिना सेंटर यूज किए पॉइंट पी पे एक टेंजेंट बनाएंगे, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में इस पॉइंट पी को सर्कल के आउटसाइड लेंगे और पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाएंगे बिना सेंटर यूज किए। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमको कंस्ट्रक्शन में करने हैं, एक्स्ट्रा पार्ट में कवर करेंगे, हॉट्स में आता है ये। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ये दोनों क्वेश्चंस करने चाहिए। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, वो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से होता है, और ये वाला टेंजेंट सीकेंट रिलेशन से होता है। अब इन दोनों थ्योरम्स को मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, सीधा हम ये कंस्ट्रक्शन में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। हम अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे।